Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to another lecture of biology. Today we are going to discuss about excretion in representative animals. सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि हाइड्रा के अंदर एक्सक्रीशन का कैसा प्रोसेस होता है। हाइड्रा जो है वो निडेरियन है, इसकी बॉडी 2 लेयर्ड में कन्वर्टेड होती है, जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 10 में पढ़ा था जब हम लोग बायो 1 में पढ़ रहे थे, इन पोलिप एंड मेडूसा। और इसके पास कोई भी स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होता। इसके जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो सिंपली डिफ्यूज़ करते हैं इन ऑस्मोटिक सराउंडिंग। जैसे कि आप लोगों के पास ये आगे डायग्राम भी मैंने शो की है कि अपने सबस्ट्रेटम के साथ ये अटैच हैं। इनकी कैविटी को हम गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहते हैं और इनकी जो सिंगल ओपनिंग होती है ये वाटर की मूवमेंट के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। और इनके अंदर सिंपल डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है जिसके थ्रू ये अपना वेस्ट प्रोडक्ट एसोस्मोटिक इन्वायरमेंट में भेज देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्लेनेरिया के अंदर। तो ये डेफिनेटली प्लेनेरिया, हमने पहले कल जब एडाप्टेशन की बात की थी तो हमने कहा था कि एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर भी इवॉल्व हुए हैं। तो अगर हाइड्रा के अंदर कोई स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर मौजूद नहीं था, उसमें सिंपल डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है, तो यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ प्रोटोनेफ्रीडियम सिस्टम मौजूद है। Planaria, the animals of the group flatworms, have simple tubular excretory system called protonephridium. अब प्लेनेरिया जो है ये फ्लैटवर्म है, इसका जो फाइलम है वो प्लेटिहेल्मिन्थीस है, इसको हम एक्वाटिक एनिमल कहते हैं। उसके अलावा इसको हम ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं और एसोलोमेट है। ये कुछ कैरेक्टर्स थे जो आप बायो 1 में पढ़ के आए हैं अबाउट प्लेनेरिया। अब आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो इसकी एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और इसका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो इन द फॉर्म ऑफ प्रोटोनेफ्रीडियम। अब अगर हम बात करें कि इसके अलावा जो प्लेनेरिया के अलावा कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके अंदर प्रोटोनेफ्रीडियम मौजूद होता है, रूटीफर्स के अंदर ये मौजूद होता है, मोलस्क के लार्वा में ये मौजूद होता है, एनेलिड्स के अंदर ये मौजूद होता है, ठीक है। अब ये आपको बात पता होनी चाहिए बच्चों कि जो प्रोटोनेफ्रीडियम है इसकी इंटरनल ओपनिंग नहीं होती। प्रोटोनेफ्रीडियम की इंटरनल ओपनिंग नहीं होती, ये क्लोज ट्यूब्यूल्स का नेटवर्क है। अ प्रोटोनेफ्रीडियम इज़ अ नेटवर्क ऑफ क्लोज ट्यूब्यूल्स विदाउट इंटरनल ओपनिंग। Tubular system is spread throughout the body and branches are kept set up termed as flame cells. अब इनके पास फ्लेम सेल्स मौजूद होते हैं और इनकी जो प्रोटोनेफ्रीडियम है इसके इंटरनल ओपनिंग मौजूद नहीं होती। ईच फ्लेम सेल्स हैज़ टफ्ट ऑफ सीलिया। अब हम प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग पढ़ रहे हैं फ्लेम सेल्स का, मेटानेफ्रीडियम के अंदर कैसा प्रोसेस होता है। फ्लेम सेल्स के पास टफ्ट ऑफ सीलिया मौजूद है और जब ये सीलिया बीट करते हैं तो जो इंटरेस्टियल फ्लूइड है जिसके अंदर से एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होना है वो ट्यूबुलर सिस्टम के अंदर आ जाता है। अब हम फ्लेम सेल्स को फ्लेम सेल्स क्यों कहते हैं? जब ये बीट करते हैं, सीलिया बीट करते हैं, तो ये फ्लिक्टिव टिमटिमाते हुए शोले की तरह नज़र आते हैं। जब सीलिया बीट करते हैं तो फ्लेम सेल्स एक टिमटिमाते हुए शोले की तरह नज़र आते हैं, तो इस वजह से हम इनको कहते हैं फ्लेम सेल्स। अब जब इंटरेस्टियल फ्लूइड इस ट्यूबुलर सिस्टम के अंदर आ गया है तो ये ट्यूबुलर सिस्टम जो है एज अ गिफ्ट मिल जाता है एक्सटीरियर ओपनिंग को, जिसको हम क्या कहते हैं, नेफ्रीडियो पोर, और ये बॉडी से निकल जाता है, ठीक है। अब नेफ्रीडियोस्पोर तक आने के लिए सबसे पहले ये किसकी तरफ जाएगा? एक्सक्रीटरी डक्ट के पास। जब एक्सक्रीटरी डक्ट के पास जाएगा तो नेक्स्ट इस नेफ्रीडियोपोर्स के थ्रू बॉडी से आउट हो जाता है। ये आपके पास सामने फ्लेम सेल है, ये सिंगल फ्लेम सेल है, ठीक है। और साथ ये प्लेनेरिया आपके पास ड्रा किया हुआ है। जैसा कि मैंने आपको पीछे भी बच्चों बताया है कि ये जो प्रोटोनेफ्रीडियम का नेटवर्क है ये थ्रू आउट द बॉडी ऑफ प्लेनेरिया स्प्रेड हुआ होता है। सबसे पहला जो पॉइंट है, बीटिंग ऑफ सीलिया कॉज इंटरेस्टियल फ्लूइड टू बी फिल्टर थ्रू द स्ट्रिक्ट ओपनिंग इन द फ्लेम सेल, ठीक है। अब फ्लेम सेल की स्टिल्ट लाइक ओपनिंग के अंदर ये आ जाएगा। एज द फ्लूइड ट्रेवल्स थ्रू द ट्यूब्यूल मोस्ट सोल्यूट्स आर रीएब्सॉर्ब।
जब टिब्यूल से ट्रैवल करेगा तो ये रीएब्जॉर्ब हो जाएगा और एक्सेस वाटर एंड वेस्ट एग्जिट फ्रॉम द बॉडी ऑफ नेफ्रीडियो पोर, और ये नेफ्रीडियो पोर से निकल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अर्थवर्म की एक्सक्रीशन की। अब हमने प्लेनेरिया के अंदर पढ़ा कि यहाँ पे मौजूद था सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ प्रोटोनेफ्रीडियम, लेकिन यहाँ पे मौजूद है इन द फॉर्म ऑफ मेटानेफ्रीडियम। अब अगर हम अर्थवर्म की कैरेक्टरिस्टिक्स की बच्चों बात करें तो ये फाइलम एनेलिडा का मेंबर है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सिलुमेटिक एनिमल है। इसकी जो बॉडी का साइज़ है वो 6 to 8 इंच होता है और इन 6 to 8 इंच की ये सेगमेंटेड बॉडी है। उसके अलावा ये जो है मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी इसकी है। ये इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए, आपके प्रीवियस नॉलेज में आ जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि इसके अंदर स्ट्रक्चर और मैकेनिज्म कैसे है। अर्थवर्म इज़ एन आइडियल एग्जांपल ऑफ अनदर टाइप ऑफ ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम कॉल्ड मेटानेफ्रीडियम। ईच सेगमेंट ऑफ अर्थवर्म हैज़ अ पेयर ऑफ मेटानेफ्रीडिया। ये समझने वाली बात, हर पेयर के अंदर पेयर ऑफ मेटानेफ्रीडिया मौजूद होते हैं जो कि एक पूरा ट्यूबुलर सिस्टम बना देते हैं, जिसको हम बात कर रहे हैं मेटानेफ्रीडिया। नेफ्रोस्टोम इंटरनल ओपनिंग, प्लेनेरिया के अंदर कोई भी इंटरनल ओपनिंग मौजूद नहीं थी, लेकिन अर्थवर्म के अंदर ओपनिंग मौजूद है जिसको हम नेफ्रोस्टोम कह रहे हैं। दिस सिस्टम हैज़ एन इंटरनल सिलिएटेड ओपनिंग। द नेफ्रोस्टोम इमर्स्ड इन सिलोमिक फ्लूइड एंड इन्वेलप्ड बाय अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। ये चीज़ आप लोगों ने बुक्स पे अंडरलाइन कर लेनी है और इसको अच्छी तरह याद करना है। अब ये क्या कह रहे हैं कि ये जो सिस्टम है इसकी एक इंटरनल सिलिएटेड ओपनिंग है जिसको हम नेफ्रोस्टोम कह रहे हैं, और ये बिल्कुल इमर्स्ड है, बिल्कुल डूबी हुई है किसके अंदर, सिलोमिक फ्लूइड में, और इसके ऊपर नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज मौजूद है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे कलेक्टिंग टिब्यूल्स मौजूद हैं। Nephrostome leads to coiled tube-like structure richly supplied with blood capillaries. अब नेक्स्ट इसमें क्या आ जाएगा, ब्लैडर। नेक्स्ट कम ब्लैडर, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के बाद क्या आ जाएगा, ब्लैडर। नेक्स्ट कम ब्लैडर फ्रॉम द टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ यूरिन बिफोर एक्सक्रीशन। बिफोर एक्सक्रीशन जो यूरिन की कलेक्शन है वो ब्लैडर के अंदर हो जाएगी, और ये जो ब्लैडर है ये नेफ्रीडियो पोर के थ्रू खाली हो जाएगा। एन एक्सटर्नल ओपनिंग बाय विच एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज़ रिमूव्ड आउट ऑफ द बॉडी, उसको हम क्या कहते हैं, नेफ्रीडियो पोर कहते हैं। नेफ्रोस्टोम इंटरनल ओपनिंग है जबकि नेफ्रीडियो पोर एक्सटर्नल ओपनिंग है। ये आपके सामने मेटानेफ्रीडियम का स्ट्रक्चर मौजूद है, इंटरनल ओपनिंग भी मौजूद है, सिलोमिक फ्लूइड भी मौजूद है। ये जब सिलोमिक फ्लूइड इसके अंदर इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ से भी रीएब्जॉर्प्शन का प्रोसेस एक बार दोबारा होता है। अब मैकेनिज्म क्या है, एज फ्लूइड मूव अलोंग द टिब्यूल एपिथेलियम रीएब्जॉर्ब साल्ट फ्रॉम द ल्यूमेन एंड सेंड द ब्लड वेसल्स सराउंडिंग टू द नेफ्रीडियम। अब इसका मैकेनिज्म क्या है कि जैसा ही फ्लूइड जो है उसको कलेक्ट किया गया है, वो टिब्यूलर सिस्टम के अंदर मूव करना उसने शुरू किया है, तो ये क्या करेगा, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट कर लेगा, ठीक, और उसको किसकी तरफ सेंड कर देगा, ब्लड वेसल जिन्होंने नेफ्रीडियम को सराउंड किया हुआ है। अभी जब पीछे मैंने आपको बताया तब भी मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे ब्लड वेसल्स मौजूद हैं। लेफ्ट ओवर अपीयर एज अ यूरिन कंटेनिंग नाइट्रोजीनियस वेस्ट, और जो चीज़ बच जाएगी उसको हम नाइट्रोजीनियस वेस्ट कहेंगे। अब इसका जो प्रिंसिपल वेस्ट प्रोडक्ट है वो वाटर है, अमोनिया है और यूरिया इन अर्थवर्म। ब्लड वेसल्स भी मौजूद हैं, यहाँ पे आपको डायग्राम के अंदर मौजूद नज़र आ रहा है, ठीक है। एक्सटर्नल पोर भी मौजूद है जिससे डिस्चार्ज किया जाएगा। सिलोमिक फ्लूइड है, वेस्ट प्रोडक्ट के थ्रू वो इंटर हुआ है, ब्लैडर उससे फिल हो गया है, जब ब्लैडर फिल होता है तो वो उसका एक्सचेंज करता है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करें हैं एक्सक्रीशन इन कॉकरोच की। अब जब हम लोग बात करते हैं एक्सक्रीशन इन कॉकरोच की तो थोड़ा बहुत एडवांस सिस्टम इनके अंदर आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ मॉल्फिजियन टिब्यूल्स।
टेरेस्ट्रियल पर्टिकुलरली इन द इंसेक्ट्स। ठीक है, अब ये हम लोग बात करते हैं इंसेक्ट्स की। अगर हम बात करें तो ये फाइलम आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स हैं। इनका मॉर्फिजियन ट्यूब्यूल्स इनके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, और इनका जो डिस्टल एंड होता है वो ब्लाइंड होता है। टेरेस्ट्रियल पर्टिकुलरली इन द इंसेक्ट्स द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स आर अडॉप्टेड टू कलेक्ट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट टू फॉर्म हीमोलिम्फ इन द साइनसेस थ्रू सस्पेंडेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। हीमोलिम्फ से ये क्या करते हैं, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर को, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को कलेक्ट करते हैं। दीज मॉर्फिजियन ट्यूब्यूल्स रिमूव नाइट्रोजीनियस वेस्ट फ्रॉम द हीमोलिम्फ। ये मॉर्फिजियन ट्यूब्यूल्स की वर्किंग क्या है कि ये हीमोलिम्फ से रिमूव करवाते हैं नाइट्रोजीनियस वेस्ट। These are the only excretory structure in animal kingdom that associated with the digestion। यहाँ पे हाइंड गट वगैरह इन्वॉल्व होते हैं, तो तब इनके लिए हम ये सेंटेंस यूज़ करते हैं कि एनिमल किंगडम के अंदर सिर्फ ये ही एसोसिएटेड हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के साथ। उसके बाद अगर हम बच्चों मॉर्फिजियन ट्यूब्यूल्स का स्ट्रक्चर देखें तो ये मिड गट में मौजूद है और इन द फॉर्म ऑफ फीसेस एंड यूरिन इनसे निकल जाता है। अब जो इनका प्रिंसिपल कलेक्टिंग ऑर्गन है, जैसा कि हमने अर्थवर्म की बात की तो वहाँ पे हमने ब्लैडर की बात की, लेकिन जब हम लोग कॉकरोच की बात करते हैं तो यहाँ पे हम रेक्टम की बात करते हैं। इनका जो मॉर्फिजियन ट्यूब्यूल्स हैं ये साल्ट्स और नाइट्रोजीनियस वेस्ट की हम लोग बात कर रहे हैं मॉर्फिजियन ट्यूब्यूल्स की, तो इसमें मिड गट में मॉर्फिजियन ट्यूब्यूल्स मौजूद हैं। ये साल्ट वगैरह को, वाटर और नाइट्रोजीनियस वेस्ट को इंटर कराते हैं, फिर उसके बाद ये मूव करते हैं। ठीक है, हाइंड गट में यहाँ पे इंटेस्टाइन और रेक्टम मौजूद है और रेक्टम के बाद एनस मौजूद है। रेक्टम के अंदर री एब्जॉर्प्शन ऑफ मटेरियल हो जाती है, जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की री एब्जॉर्प्शन हो जाएगी और इन द फॉर्म ऑफ फीसेस यहाँ से जो वेस्ट मटेरियल है ये निकल जाता है। अब उसके बाद हम लोग मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन दे देखते हैं। The epithelial lining of the tubules transports solutes including salts and nitrogenous waste from the hemolymph into the tubular lumen. Fluid then passes to hind gut into the rectum. अब ये क्या कह रहे हैं कि जो एपिथेलियल लाइनिंग है वो सोलूट्स वगैरह के, जिसमें साल्ट भी मौजूद होते हैं, उनकी ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, और इसको एब्जॉर्ब करने के बाद, हीमोलिम्फ से लेने के बाद इसकी दोबारा रीएब्जॉर्प्शन होती है और जो रिमेनिंग मटेरियल होता है वो रेक्टम में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अब रेक्टम के अंदर दोबारा रीएब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है और जितने भी साल्ट्स और वाटर होते हैं उसको रीएब्जॉर्ब कर देता है और जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट है इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड एक्सक्रीटा बच जाता है और उसको हम यूरिक एसिड क्रिस्टल कहते हैं, जिसको फीसेस के थ्रू बॉडी से बाहर निकाला है। अब जैसा कि बच्चों हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स के अंदर पढ़ा था कि जो इंसेक्ट्स हैं वो इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड अपना एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट एक्सक्रीट करते हैं, तो ये बात यहाँ पे फुलफिल हो गई है कि वाटर की शॉर्टेज जब होगी तो वाटर और सॉल्ट की दोबारा रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगी और ये इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड एक्सक्रीट कर देंगे। आज के लेक्चर को अगर हम लोग बच्चों सम अप करें तो आज हमने 4 ऑर्गेनिज्म को पढ़ा है। विद इन हाइड्रा हमने एक्सक्रीशन का प्रोसेस पढ़ा कि इसके अंदर कोई स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीशन का प्रोसेस नहीं होता। फिर उसके बाद हमने एक्सक्रीशन का प्रोसेस प्लेनेरिया के अंदर पढ़ा। प्लेनेरिया में हमने कहा कि इसके अंदर प्रोटोनेफ्रीडियम मौजूद होता है। हमने विद रेफरेंस टू प्लेन सेल्स इसको पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने जब अर्थवर्म को पढ़ा तो हमने कहा इसकी सेगमेंटेड बॉडी है, इसमें मेटानेफ्रीडियम मौजूद होते हैं, हर एक पेयर के अंदर 2 मेटानेफ्रीडियम मौजूद होते हैं। इसके पास नेफ्रोस्टोम इंटरनल ओपनिंग होती है और इसके पास नेफ्रेडियोपोर एक्सटर्नल ओपनिंग होती है। फिर उसके बाद हम लोगों ने एक्सक्रीशन इन कॉकरोच को पढ़ा। कॉकरोच के अंदर थोड़ा सा एडवांस सिस्टम था इन द फॉर्म ऑफ मॉर्फिजियन ट्यूब्यूल्स और इसमें जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट थे इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल और फीसेस बॉडी से एक्सक्रीट हो जाते हैं और ये एक ऐसी प्लांट की एडॉप्टेशन है जिसमें वो शॉर्टेज ऑफ वाटर में भी सर्वाइव कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम लोग दोबारा मिलेंगे और पढ़ेंगे एक्सक्रीशन इन हायर वर्टिब्रेट्स। टिल देन अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।